नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के ऑडियो अंशों की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदला है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। जी, ये अंश लिसन लोरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। और इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के एक गजब के ट्रांसफॉर्मेशन से। सालों तक वो मतलब एवरेज ही थे। हाँ, बिल्कुल औसत। फिर उन्होंने हर छोटी चीज में सिर्फ 1% सुधार पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे सीट के आराम से लेकर टायर के ग्रिप तक। और नतीजा कुछ ही सालों में वो दुनिया पर छा गए। ये कहानी इस किताब के मूल सिद्धांत को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। कौन सा सिद्धांत? कि छोटे मतलब लगभग अदृश्य लगने वाले बदलाव जब लगातार किए जाते हैं तो असाधारण परिणाम देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स, परमाणु की तरह छोटी इकाइयां जो मिलकर कुछ बहुत शक्तिशाली बनाती हैं। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इन अंशों से आदतें बनाने और बदलने के सबसे ज़रूरी और प्रैक्टिकल सिद्धांतों को निकालें, ताकि हम सब अपनी ज़िंदगी में असली सुधार ला सकें। बिल्कुल सही। और अक्सर हम बड़े नाटकीय बदलावों के पीछे भागते हैं, है ना? लेकिन क्लियर कहते हैं कि असली खेल तो छोटी आदतों का है। उनकी अपनी कहानी भी तो यही है। हाँ, वो बेसबॉल बैट वाली चोट। हाँ, हाई स्कूल में चेहरे पर गंभीर चोट लगी और रिकवरी बहुत धीमी थी। बड़े लक्ष्य तो मतलब असंभव लग रहे थे। तो उन्होंने छोटी चीजों पर ध्यान दिया, रोज थोड़ा पढ़ना, समय पर सोना, कमरा साफ रखना। धीरे धीरे इन छोटी जीतों ने उनका आत्मविश्वास और उनकी जिंदगी बदल दी। यही है वो छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। और इसके पीछे का गणित भी हैरान करने वाला है। रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का मतलब है साल के अंत तक सोचिए कितना 37 गुना बेहतर होना। 37 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। ने में अविश्वसनीय लगता है, पर ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। और वहीं रोज 1% गिरावट वो आपको लगभग 0 पर ले आती है। समस्या ये है कि शुरुआत में ये छोटे बदलाव दिखते नहीं हैं। हाँ, वो अप्रकट क्षमता का पठार वाली बात आपने कही, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ऐसा लगता है मेहनत बेकार जा रही है, नतीजा नहीं मिल रहा। सही कहा। और ये थोड़ा हतोत्साहित करने वाला हो सकता है। हाँ। क्लियर बर्फ के टुकड़े का उदाहरण देते हैं। तापमान 25 डिग्री से बढ़ता है, 26, 27, 31 डिग्री तक कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। फिर 32 डिग्री पर वो पिघलना शुरू कर देता है। वो 1 डिग्री का बदलाव असल में पहले जमा हुई सारी गर्मी का नतीजा है। हमारी आदतें भी ऐसी ही है। अच्छा। शुरुआती मेहनत जमा होती रहती है और फिर अचानक सफलता दिखने लगती है, और यहीं पर लोग अक्सर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते। बिल्कुल। इसीलिए क्लियर लक्ष्यों यानी गोल्स के बजाय प्रणालियों मतलब सिस्टम्स पर फोकस करने को कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। हम सब तो लक्ष्य तय करते हैं, वजन कम करना है, किताब लिखनी है, प्रमोशन चाहिए। हाँ, लक्ष्य दिशा देते हैं, ये सच है, पर प्रगति सिस्टम से आती है। क्लियर कहते हैं कि विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। अच्छा। तो फर्क कहाँ होता है? फर्क उनके सिस्टम में होता है। सिस्टम यानी वो प्रक्रियाएं और आदतें जो आपको रोज आगे बढ़ाती हैं। ओके। अब सोचिए, लक्ष्य हासिल करने के बाद क्या होता है? हाँ, अक्सर मोटिवेशन खत्म हो जाता है या फिर पुरानी आदतें वापस। वही यो इफेक्ट। सिस्टम आपको खेल में बनाए रखता है। ये निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। अगर आप धावक बनना चाहते हैं तो लक्ष्य मैराथन दौड़ना हो सकता है, ठीक है? हाँ। लेकिन सिस्टम है रोज दौड़ने की आदत बनाना। सिस्टम पर फोकस करने से आप प्रक्रिया का आनंद लेना सीखते हैं, ना कि सिर्फ मंजिल का इंतजार करते हैं। और ये सिर्फ बाहरी व्यवहार बदलने की बात नहीं है ना? क्लियर बदलाव के 3 स्तरों की बात करते हैं: परिणाम, प्रक्रिया और सबसे गहरा स्तर पहचान, आइडेंटिटी। हाँ, आइडेंटिटी। ये वाकई दिलचस्प है। हाँ, और ये शायद किताब का सबसे शक्तिशाली विचार है। देखिए, परिणाम आधारित आदतें जैसे मुझे वजन कम करना है अक्सर टिकती नहीं। ठीक है। प्रक्रिया आधारित आदतें, मुझे हफ्ते में 3 बार जिम जाना है, ये बेहतर हैं। लेकिन सबसे टिकाऊ परिवर्तन तब आता है जब आप पहचान आधारित आदतें बनाते हैं। पहचान आधारित मतलब मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। आप अपने व्यवहार को अपनी पहचान के साथ जोड़ते हैं। अच्छा। जैसे वो धूम्रपान करने वाले का उदाहरण कि मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कहने वाला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मान रहा है। बिल्कुल। जबकि मैं धूम्रपान नहीं करता या मैं नॉन स्मोकर हूँ कहने वाले ने अपनी पहचान बदल ली है।
ये छोटा सा लगता है पर बहुत गहरा अंतर है। हाँ, ये तो है। हर बार जब आप कोई काम करते हैं तो आप वोट डाल रहे होते हैं उस तरह का व्यक्ति बनने के लिए जैसा आप बनना चाहते हैं। वोट कैसे? जैसे रोज कसरत करना इस बात का वोट है कि आप एक फिट व्यक्ति हैं। रोज लिखना वोट है कि आप एक लेखक हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट आपकी सेल्फ इमेज को बदल देते हैं। वाह, तो प्रक्रिया सरल है। पहले तय करें कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, फिर छोटी छोटी जीतों से, छोटी आदतों से इसे खुद को साबित करें। तो पहचान बदलना इतना जरूरी है, पर इसे असलियत में करें कैसे? यहीं पर शायद वो 4 नियम आते हैं। हाँ, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये आदत बनाने या तोड़ने के लिए एक तरह का फ्रेमवर्क है। और पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाएं, ओके। हाँ, ये आदत लूप के पहले चरण से जुड़ा है, संकेत यानी क्यू। कई आदतें इतनी ऑटोमेटिक होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि उन्हें क्या चीज ट्रिगर करती है। जैसे फोन की घंटी बजी, ये संकेत हुआ, आपने फोन उठा लिया, ये प्रतिक्रिया हुई। क्लेयर कहते हैं कि अपनी आदतों के प्रति जागरूक होना पहला कदम है। तो जागरूक कैसे हों? इसके लिए वो आदत स्कोर कार्ड बनाने का सुझाव देते हैं। अपनी रोज की आदतें लिखें, सुबह उठने से रात सोने तक, फिर उन्हें मार्क करें, अच्छा, प्लस, बुरा, माइनस या न्यूट्रल, इक्वल। सिर्फ ये करने से ही, मतलब सिर्फ जागरूकता लाने से ही बहुत फर्क पड़ सकता है। अच्छा, ये तो किया जा सकता है। और वो जापान के ट्रेन ऑपरेटरों वाली तकनीक, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, हाँ, वो भी इसी से जुड़ा है। हाँ, वो हर सिग्नल को देखकर ऊंची आवाज में बोलते हैं ताकि चूक न हो। वो सचेत ध्यान देने का एक तरीका है। तो क्या हम भी ऐसा करें अपनी आदतों के लिए? शायद उतना प्रैक्टिकल ना हो हर चीज के लिए, लेकिन ज्यादा व्यवहारिक तरीका है कार्यान्वयन इरादा बनाना। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, कार्यान्वयन इरादा, ये क्या है? मतलब पहले से तय करना कि आप कब और कहाँ कोई व्यवहार करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, मैं व्यवहार समय पर स्थान में करूंगा या करूंगी। ओके, उदाहरण? जैसे ये कहने के बजाय कि मुझे ज्यादा पानी पीना है, आप कहें मैं रोज सुबह 7 बजे किचन में 1 गिलास पानी पीऊंगा। ये बहुत ज्यादा प्रभावी है, एकदम स्पष्ट। हाँ, ये ज्यादा ठोस लगता है। और आदत स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग, ये भी सुना है। हाँ, ये भी बहुत कारगर है। अपनी नई आदत को किसी मौजूदा आदत के ठीक बाद जोड़ देना। अच्छा, कैसे? इसका फॉर्मूला है, वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगी। जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा, या शाम को जूते उतारने के बाद मैं तुरंत वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगा। बिल्कुल, आप अपनी मौजूदा दिनचर्या का फायदा उठाते हैं, नई आदत के लिए एक स्पष्ट संकेत बन जाता है। जरूरी यह है कि संकेत एकदम साफ हो और तुरंत एक्शन लेने लायक हो। ठीक है, तो ये हुआ अच्छी आदतों को स्पष्ट बनाने का तरीका। अब बुरी आदतों के लिए नियम उल्टा हो जाता है, इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर पर्यावरण डिजाइन, मतलब एनवायरनमेंट डिजाइन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पर्यावरण डिजाइन, जी, ये शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है। हम सोचते हैं आदतें इच्छा शक्ति, विल पावर का खेल है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन क्लियर तर्क देते हैं कि हमारा पर्यावरण, हमारा माहौल कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो वियतनाम युद्ध के सैनिकों का उदाहरण देते हैं, बहुत चौंकाने वाला है। हाँ, बताइए। वहां रहते हुए कई अमेरिकी सैनिक हेरोइन के आदी हो गए थे, लेकिन जब वो वापस अमेरिका लौटे तो 1 साल के अंदर ही उनमें से 90% ने नशा छोड़ दिया। 90%? बिना किसी खास ट्रीटमेंट के। हाँ। क्यों? क्योंकि उनका माहौल पूरी तरह बदल गया था। वो सारे संकेत, वो सारे क्यूज गायब हो गए थे जो उन्हें नशे की याद दिलाते थे। वाह, तो इसका मतलब है कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल असल में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम इसे मानते हैं। क्लियर कहते हैं कि इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जो लोग सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल दिखते हैं ना, वे अक्सर वो होते हैं जिन्होंने अपने पर्यावरण को ऐसे ढाला है कि उन्हें कम से कम प्रलोभनों का सामना करना पड़े। अच्छा, मतलब वो इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं रहते? नहीं, वो संकेतों को ही हटा देते हैं। स्मार्ट तरीका है। अगर आपको मीठा खाने की आदत कम करनी है तो घर में मीठा रखना बंद कर दें। सिंपल। और अगर फोन ध्यान भटकाता है तो काम करते समय उसे दूसरे कमरे में रखें। प्रलोभन से लड़ना थकाऊ होता है, उसे अदृश्य बनाना ज्यादा आसान और असरदार है। ठीक है, समझ गया। तो पहला नियम स्पष्ट या अदृश्य। अब दूसरा नियम?
इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये कैसे काम करता है? ये आदत लूप के दूसरे चरण से जुड़ा है, लालसा यानी क्रेविंग आए। आदतें आकर्षक होनी चाहिए ताकि हम उन्हें करना चाहें। इसमें डोपामीन हार्मोन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं निकलता, बल्कि इनाम की उम्मीद में, उसकी प्रत्याशा में रिलीज होता है। यही हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। और आजकल की दुनिया? हाँ, वो सुपर नॉर्मल उत्तेजनाओं से भरी पड़ी है। जंक फूड, सोशल मीडिया के लाइक्स, शॉपिंग डील्स, ये सब हमारे डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। बहुत चालाक। ओह, तो हम इसे अच्छी आदतों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तरीका है प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। ये क्या होता है? आप जो काम करना चाहते हैं, मान लीजिए अपना पसंदीदा टीवी शो देखना, उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना जरूरी है, जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना। अच्छा, तो मतलब ट्रेडमिल पर दौड़ते समय ही वो शो देखूंगा? हाँ, या फिर आप अपनी जरूरी ईमेल्स का जवाब देते समय ही अपनी फेवरेट कॉफी पिएंगे। आप एक जरूरी, शायद बोरिंग काम को एक आकर्षक अनुभव से जोड़ देते हैं। ये तो बढ़िया आइडिया है। और सामाजिक माहौल का भी इसमें रोल होता है ना? बहुत बड़ा रोल। हम उन लोगों की नकल करते हैं जिनके हम करीब होते हैं, परिवार, दोस्त। हम बहुसंख्यक की नकल करते हैं, समाज, संस्कृति। और हम शक्तिशाली या सम्मानित लोगों की नकल करते हैं। लैज़्लो पोलगर वाला उदाहरण याद है, जिन्होंने अपनी बेटियों को चेस चैंपियन बनाया? हाँ बिल्कुल, उन्होंने घर में शतरंज का माहौल बनाया, उसे सामान्य और प्रशंसनीय बना दिया। अगर आपके दोस्त फिटनेस को लेकर बहुत उत्साहित हैं, तो क्या होगा? तो मेरे लिए भी जिम जाना शायद ज्यादा आकर्षक बन जाएगा। एग्जैक्टली। ऐसे समूह में शामिल होना जहां आपका चाहा हुआ व्यवहार नॉर्मल माना जाता है, एक बहुत शक्तिशाली प्रेरक है। ठीक है। और बुरी आदतों के लिए फिर से उल्टा, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। हाँ, इसका मतलब है उस बुरी आदत से जुड़े फायदों को कम करके आंकना और उसके नुकसानों पर ज्यादा ध्यान देना। एलन केयर की स्मोकिंग छोड़ने वाली किताब यही करती है। कैसे? वो स्मोकिंग को राहत देने वाले आनंद के बजाय एक जहर के रूप में रिफ्रेम करती है। आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। सोचें कि धूम्रपान आपकी ऊर्जा कैसे खत्म करता है, पैसे कैसे बर्बाद करता है, सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, मतलब उसके नेगेटिव पहलुओं पर फोकस करना। हाँ, इससे उसकी आकर्षण शक्ति कम हो जाती है। और ये भी समझना जरूरी है कि हमारी जो सतही इच्छाएं होती हैं, जैसे सिगरेट पीना या जंक फूड खाना, उनके पीछे अक्सर गहरी मानवीय जरूरतें होती हैं। जैसे तनाव कम करना, बोरियत मिटाना, जुड़ाव महसूस करना। अगर हम ये समझ जाएं, तो हम इन जरूरतों को पूरा करने के स्वस्थ तरीके खोज सकते हैं। ओके, तो हमने स्पष्ट और आकर्षक बना लिया। अब आता है तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इंसान हैं, हम स्वाभाविक रूप से सबसे कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। इसे कहते हैं न्यूनतम प्रयास का नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अगर कोई आदत मुश्किल लगती है तो हम उसे टालेंगे ही। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की फोटोग्राफी क्लास वाला उदाहरण याद है? क्वांटिटी ग्रुप बनाम क्वालिटी ग्रुप। हाँ। क्वांटिटी ग्रुप, जिन्हें बस ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें खींचनी थी, उन्होंने क्वालिटी ग्रुप से बेहतर तस्वीरें बनाई। क्यों? क्योंकि वे लगातार एक्शन ले रहे थे, सिर्फ मोशन या प्लानिंग में नहीं फंसे थे। हाँ, ये एक्शन बनाम मोशन वाला फर्क बहुत जरूरी है। हम अक्सर तैयारी करने, सीखने, प्लान बनाने यानी मोशन में इतना समय लगा देते हैं कि असल काम एक्शन शुरू ही नहीं कर पाते, शायद फेल होने के डर से। सही कहा। आदतें बनाने के लिए दोहराव यानी रेपिटेशन जरूरी है, परफेक्शन नहीं। और दोहराव तभी होगा जब आदत आसान होगी। आसान बनाने का मतलब आलसी होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उस आदत को करने में आने वाली रुकावट यानी फ्रिक्शन को कम करना। अच्छा, रुकावट कम करना। जैसे अगर सुबह जिम जाना है तो रात को ही अपने कपड़े निकाल कर रख लें। अगर हेल्दी खाना है तो सब्जियां काट कर फ्रिज में तैयार रखें। अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करें कि सही काम करना सबसे आसान काम बन जाए। और यहीं पर वो 2 मिनट का नियम आता है, 2 मिनट रूल। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली है। नियम कहता है, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट? हाँ। लक्ष्य रोज 1 घंटा पढ़ना नहीं है शुरू में, लक्ष्य है रोज 1 पन्ना पढ़ना। करेक्ट। या 30 मिनट योगा करना नहीं, बल्कि सिर्फ योगा मैट बिछाना। अच्छा, मतलब एकदम छोटा सा पहला कदम। हाँ, इन्हें गेटवे हैबिट्स कहते हैं, प्रवेश द्वार आदतें। उद्देश्य सिर्फ शुरू करना है, उस काम के लिए उपस्थित होने की आदत डालना है।
एक बार आप शुरू कर देते हैं तो आगे जारी रखना ज्यादा आसान होता है। और फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसे हैबिट शेपिंग कहते हैं, धीरे धीरे आदत को बढ़ाना। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल लगता है। अब चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। इसका क्या महत्व है? ये आदत लूप के अंतिम चरण से जुड़ा है, इनाम यानी रिवॉर्ड। हमारा दिमाग ऐसे बना है कि जिस व्यवहार का तुरंत इनाम मिलता है हम उसे दोहराते हैं। हाँ ये तो है। समस्या ये है कि अच्छी आदतें जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, इनका इनाम अक्सर देर से मिलता है, भविष्य में। जबकि बुरी आदतें, जंक फूड, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, इनका इनाम तुरंत मिलता है। तो हमें अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाने का तरीका खोजना होगा। जैसे वो कराची में हाथ धोने वाले अभियान में हुआ था, सेफगार्ड साबुन वाला। हाँ, उन्होंने अच्छी खुशबू और झाग से हाथ धोने को एक मजेदार, संतोषजनक अनुभव बना दिया, तो लोग करने लगे। तो हमें अपनी अच्छी आदतों में तुरंत संतुष्टि जोड़नी होगी। जी हाँ, इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट। आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को एक छोटा सा सेहतमंद इनाम दें। जैसे वर्कआउट पूरा करने पर अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट सुनना या एक हेल्दी स्मूदी पीना। जरूरी ये है कि इनाम आदत से जुड़ा हो और आपकी पहचान को मजबूत करे। मतलब वर्कआउट के बाद आइसक्रीम खाना शायद सही इनाम ना हो। हाँ, समझ गया। और आदत ट्रैकिंग, हैबिट ट्रैकिंग, कैलेंडर पे क्रॉस लगाना या ऐप में मार्क करना, क्या ये भी मदद करता है? हाँ, आदत ट्रैकिंग कई तरह से मदद करती है। ये आदत को स्पष्ट बनाती है, एक विजुअल क्यू मिलता है, आकर्षक बनाती है, आप अपनी प्रोग्रेस देखते हैं, और संतोषजनक बनाती है, काम पूरा करने की फीलिंग आती है। जेरी सीनफेल्ड की डोंट ब्रेक द चेन वाली स्ट्रेटजी भी यही है ना? हाँ बिल्कुल, हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं आप उस चेन को जारी रखते हैं। ये अपने आप में एक इनाम है, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। क्या? सिर्फ नंबरों के पीछे ना भागें, गुड हार्ट का नियम याद रखें। जब कोई माप लक्ष्य बन जाता है तो वो एक अच्छा माप नहीं रह जाता है। मतलब ट्रैकिंग सिर्फ एक टूल है, लक्ष्य नहीं। लेकिन क्या हो अगर चेन टूट जाए? मतलब हम सब कभी न कभी चूक जाते हैं। हाँ, ये होता है। और यहीं पर क्लियर का एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम आता है, कभी भी 2 बार ना चूकें। नेवर मिस ट्वाइस। नेवर मिस ट्वाइस। हाँ, एक दिन चूकना ठीक है, हो जाता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अगले ही दिन वापस पटरी पर आ जाएं। एक बार चूकना एक गलती है, 2 बार लगातार चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। अच्छा, तो परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और बुरे दिनों में भी अगर आप थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं तो ये आपकी पहचान को मजबूत करता है कि आप वो व्यक्ति हैं जो मुश्किल में भी प्रयास करता है। ठीक है। और बुरी आदतों के लिए चौथा नियम क्या है? इसे असंतोषजनक बनाना, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। इसमें वो आदत अनुबंध या हैबिट कॉन्ट्रैक्ट कैसे मदद करता है? हैबिट कॉन्ट्रैक्ट एक तरीका है जिससे आप बुरी आदत को तुरंत और कह सकते हैं दर्दनाक बना सकते हैं। आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ एक समझौता करते हैं, वो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाता है। कैसा समझौता? कि अगर आप वो बुरी आदत करते हैं, मान लीजिए स्मोकिंग, तो आपको एक तय सजा भुगतनी होगी। जैसे उस दोस्त को पैसे देने होंगे या कोई ऐसा काम करना होगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, सामाजिक दबाव और सजा का डर, ये एक शक्तिशाली निवारक मतलब डेटरेंट हो सकता है। दर्द या उसका डर एक बहुत असरदार टीचर है। ये 4 नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक और इनके उल्टे नियम, ये वाकई आदतें बदलने के लिए एक जबरदस्त ढांचा देते हैं। किताब में कुछ एडवांस टॉपिक्स का भी जिक्र है शायद, जैसे हमारी नेचुरल टैलेंट्स के हिसाब से आदतें चुनना। हाँ, क्लियर कहते हैं कि हमें ऐसे खेल खेलने चाहिए जहाँ संभावनाएं हमारे पक्ष में हों। अपनी शक्तियों और पर्सनालिटी के हिसाब से आदतें चुनें, इससे सफलता आसान हो जाती है। और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए? उसके लिए गोल्डीलॉक्स नियम फॉलो करें। ऐसे काम करें जो न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, बल्कि आपकी क्षमताओं के किनारे पर हो, जहां चुनौती हो पर असंभव न लगे। और बोरियत, उसका क्या? उससे प्यार करना सीखें। ये सुनने में अजीब लगेगा, पर महारत हासिल करने के लिए अंतहीन दोहराव और अभ्यास जरूरी है, और उसमें बोरियत आएगी ही। पेशेवर लोग बोरियत के बावजूद टिके रहते हैं, वो बस काम करते जाते हैं। और अंत में शायद सबसे जरूरी, आत्मचिंतन और समीक्षा। हाँ, अपनी प्रगति को देखना, अपनी गलतियों से सीखना और जरूरत पड़ने पर अपनी आदतों को एडजस्ट करना।
ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रुकना नहीं है। वाह। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि स्थायी परिवर्तन रातों रात नहीं होता। ये छोटी, समझदारी से चुनी गई और लगातार की जाने वाली आदतों का नतीजा है, जिन्हें एक असरदार सिस्टम में पिरोया गया हो और जो आपकी उस पहचान से जुड़ी हो जो आप बनना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सिद्धांत किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, बस शुरुआत करने की जरूरत है। ये वाकई बहुत व्यवहारिक और उम्मीद जगाने वाली बातें हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये बदलाव लाने का एक रोड मैप जैसा है। सही कहा आपने, ये एक तरह का ऑपरेटिंग मैनुअल है खुद को बेहतर बनाने के लिए। तो आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। हमने सीखा कि छोटी आदतें बदलना संभव है, आसान भी बनाया जा सकता है, पर क्या अपनी पहचान को बदलना, खासकर उस पहचान को जो सालों से हमारे साथ है, क्या वो वाकई संभव है? और क्या अपनी पहचान को लगातार विकसित करते रहना ही स्थायी प्रगति की असली कुंजी है? इस पर